बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7, लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। और हम आज पढ़ेंगे अपने चैप्टर 7 का लास्ट टॉपिक, जो कि है डिजिटल सिटीजनशिप एंड एथिकल कंसिडरेशन। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि डिजिटल सिटीजनशिप होती क्या है और एथिकल कंसिडरेशन क्या है। ठीक है। मतलब कि बेटा देखिए ना, जब हम कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हम सिर्फ यूज़र नहीं रहते, बल्कि हम बन जाते हैं डिजिटल सिटीजनशिप, मतलब ऑनलाइन दुनिया के शहरी। ठीक है। और हर शहरी के कुछ रूल्स और जिम्मेदारियां होती हैं। राइट। एग्जैक्टली वैसे ही डिजिटल दुनिया में भी कुछ लॉज हैं और कुछ एथिक्स हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि डिजिटल सिटीजनशिप का मतलब क्या है और एथिकल कंसिडरेशन से मुराद क्या है, जैसे कि प्राइवेसी, कॉपीराइट, साइबर क्राइम एक्सेट्रा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड, जो कि है डिजिटल सिटीजनशिप। स्लाइड के अकॉर्डिंग कहता है कि डिजिटल सिटीजनशिप क्या है। तो बहुत सिंपल अल्फाज में इसका मतलब है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट यूज़ करते वक्त जिम्मेदारी और एथिकली बिहेव करना सीखना, ये कहलाता है डिजिटल सिटीजनशिप। ठीक है। देखो, जब हम ऑनलाइन होते हैं तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि इंटरनेट के लिए सबके लिए एक पॉजिटिव और एक सिक्योर जगह बने। अगर हम अच्छे डिजिटल सिटीजनशिप बन जाएं तो ये फ़ायदे होते हैं। ठीक है। पहला फ़ायदा हमारे पास ये देखें यहाँ पर है, इंडिविजुअल कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड अदर फ्रॉम हार्म। पहला फ़ायदा इसका ये है कि हम खुद को और दूसरों को ऑनलाइन हार्म से बचा सकते हैं। दूसरा है जी, रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर। हम दूसरों के राइट्स और दूसरों के राइट की और अपने राइट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। एंड कंट्रीब्यूट टू अ सेव एंड इंक्लूसिव डिजिटल एनवायरनमेंट, मतलब कि हम एक सेव और इंक्लूसिव डिजिटल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में भी हेल्प करते हैं। इस सब की एग्जाम को समझने के लिए हम एग्जांपल देखेंगे। कहता है कि इन पाकिस्तान स्टूडेंट्स शुड लर्न टू कम्युनिकेट रिस्पेक्टफुली इन ऑनलाइन फोरम्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इसका मतलब ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको बेहतर तरीके से ये चीज़ पता होनी चाहिए, वो ये जानते हों कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन फोरम्स पे रिस्पेक्ट के साथ कैसे बात करनी है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए कैसे बात कर सकते हैं हम रिस्पेक्टफुली, बाय अवॉइडिंग बुलिंग आर हरासमेंट। यहाँ पर देखें मैं लेजर यूज़ कर रही हूँ, बाय बुलिंग आर हरासमेंट। इसका मतलब है कि हमें बुलिंग या हरासमेंट से बचें, इस तरह से बात कर सकते हैं। एंड नॉट स्प्रेडिंग द फॉल्स इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ या फॉल्स इंफॉर्मेशन भी स्प्रेड आउट नहीं करनी है। उसके बाद साथ में ये कहता है कि अपने डिजिटल प्राइवेसी को समझें, अपने अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और सिक्योर करें ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर सके। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है। अब बात करेंगे रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियरशिप की। रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियरशिप क्या होती है बेटा? कहता है कि रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियरशिप का सिंपल मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट, सॉरी, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट को ऐसे यूज़ करना जो रिस्पेक्टफुल भी हो और सेफ भी हो। अब स्लाइड नंबर 2 में यहाँ पर आप देखें कि इसके दो तरीके हमारे पास आते हैं। पहला तरीका हमारे पास आता है यूजिंग स्ट्रांग पासवर्ड्स। यूजिंग स्ट्रांग पासवर्ड का मतलब है कि देखो, जब आप पासवर्ड ऐसा रखेंगे कि जो मुश्किल होगा तो लोग उसको आसानी से इजीली गेस नहीं कर सकेंगे ना। जैसे कि एग्जांपल लिखी हुई कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग पासवर्ड 123 यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर नंबर्स एंड सिंबल्स। मतलब कि बजाय ये देखिए सिंपल पासवर्ड 123, अपना नाम 123, इस टाइप के पासवर्ड्स बहुत इजीली हैक हो जाते हैं। ठीक है। जब भी आपने पासवर्ड रखना है तो आपने हमेशा ऐसा पासवर्ड मेक श्योर करें जिसमें कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स भी हो, नंबर्स भी हो और सिंबल्स भी यूज हो। जैसे कि पाकिस्तान _07, लेट से मैंने ये पासवर्ड रखा है। अब इसमें जो पाकिस्तान के अंदर ए है, इनको मैंने ए के बजाय @ मतलब सिंबल यूज़ कर लिया। आप देखिए कितना ट्रिकी सा पासवर्ड है, इसको इजीली हैकर हैक नहीं कर सकेगा। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है हमारे पास, अवॉइडिंग फिशिंग स्कैम्स।
अवॉइडिंग फिशिंग स्कैम क्या होता है? ये एक तरह का ऑनलाइन धोखा है, हम इस पर बात कर चुके हैं, ठीक है। अब रूल क्या है इससे अवॉइड होने का? कहता है कि किसी भी सस्पिशियस लिंक पर क्लिक मत करो और अननोन सोर्सेज से आई हुई ईमेल ओपन भी मत करो जो आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहे हो। कभी भी उस क्लिक पर लिंक मत करें और उसको रिप्लाई मत करें जो आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगता है। जैसे एग्जांपल है कि अगर आपको बैंक की तरफ से एक ईमेल रिसीव होता है और वो आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या आपसे पासवर्ड मांगते हैं, तो आप कभी भी उसको उस वक्त तक इंफॉर्मेशन मत दें जब तक आप उसे उसके ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई ना कर लें, तब तक आप उसको रिस्पॉन्ड ना करें। और एक बात याद रखें कि जो बैंक कभी भी ईमेल पर पासवर्ड नहीं मांगता, ठीक है। सो हमेशा हमें ये चीज़ें याद रखनी है कि अगर हम रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियरशिप करना चाह रहे हैं तो हमें इन दो पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना है। फिर अब बात करेंगे एथिकल यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन की। बेटा यहाँ पर लिखा है कि एथिकल यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स हैंडलिंग डाटा एंड कंटेंट इन अ फेयर एंड लॉफुल मैनर। एथिकल यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है डाटा और कंटेंट को फेयर और लॉफुल तरीके से हैंडल करना। मतलब किसी का डाटा चोरी मत करो, कॉपी पेस्ट ना करो और किसी का कॉपी पेस्ट करने के बाद उसको अपना नाम मत दो, ठीक है। और कानून को भी फॉलो करो, ठीक है। प्रॉपर लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो। अब इसकी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, वो क्या है जी? डाटा शेयरिंग रिस्पॉन्सिबल। ये क्या होता है? ये कहता है कि अगर पर्सनल या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सिर्फ तब शेयर करो जब बिल्कुल ज़रूरी हो, ठीक है। when absolutely necessary and ensuring that it is shared with trusted entities। और आप लोग इस बात को यकीनी बना लें कि उस वक्त आपने शेयर करनी है जब आप मुकम्मल तौर पर ट्रस्ट रिलैक्स हैं कि जिस बंदे को, जिस जगह, जिस प्लेटफॉर्म पर आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो ट्रस्टेड है, तभी आप इंफॉर्मेशन शेयर करो, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर स्कूल स्कॉलरशिप ऑनलाइन इन पाकिस्तान, students should provide their personal details only on secure and verified website to prevent misuse of their information। ठीक है, एग्जाम्पल हमने पढ़ी है, ये कहता है कि अगर आप पाकिस्तान में किसी ऑनलाइन स्कूल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपना CNIC नंबर, एड्रेस या अपनी फैमिली डिटेल्स सिर्फ उसी वेबसाइट पर दो जो सिक्योर हो और वेबसाइट वेरीफाइड हो, ठीक है। किसी रैंडम फेसबुक पेज या व्हाट्सएप लिंक पर अपना डाटा मत भेजो, वरना आपका डाटा मिसयूज हो सकता है, ठीक है। सो हमेशा ये रूल याद रखें कि अगर ज़रूरी हो और जगह भी ट्रस्टेड हो तभी अपना डाटा शेयर करो, अदरवाइज आप अवॉइड करो, ठीक है। बेटा समझ आ रही है? कोई प्रॉब्लम? आप नोट करते जाएं, क्वेश्चन स्लाइड के एंड पर आप अपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर अब बात करते हैं, देखिए जी, एथिकल इश्यूज पर। एथिकल इश्यूज जो इंफॉर्मेशन यूज करते वक्त आते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो हमारे पास यहाँ स्क्रीन पर मौजूद है। सबसे पहले हम देखेंगे रिस्पेक्टिंग प्रॉपर कॉपीराइट, सॉरी, डोंट कॉपी और यूज समवन्स एल्स वर्क विदाउट परमिशन। इसका मतलब है कि किसी के काम का हक, मतलब रूल हमारा कॉपीराइट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसका रूल ये है कि किसी और के काम को परमिशन के बगैर कॉपी या यूज़ मत करो। एग्जाम्पल है, जैसे देखिए आप, कोई भी बंदा जब रिसर्च पेपर लिखता है, स्टूडेंट्स लिखते हैं, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो जो आर्टिकल्स हैं, जिन आर्टिकल से वो कॉपी पेस्ट करते हैं, सिर्फ वो वहाँ से कॉपी पेस्ट ना करें बल्कि उस सोर्स का साइट भी दें। अब साइटिंग सोर्स के बगैर कॉपी पेस्टिंग टोटली इलीगल है और अनएथिकल है। सो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि किसी किस्म का कॉपीराइट ना हो। फिर सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है अवॉइडिंग प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म और कॉपीराइट मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। प्लेजरिज्म का मतलब है किसी और के आइडियाज़ या इंफॉर्मेशन को अपना नाम दे देना सोर्स बताए बगैर, ठीक है। दिस मीन्स दैट मेंशनिंग द सोर्स ऑफ एनी कोर्स और आइडियाज यूज इन असाइनमेंट, ठीक है। आपने नहीं बताया कि मैंने फलां जगह से ये डाटा लिया, आपने वो डाटा लिया
और उसको कॉपी पेस्ट किया और बता दिया कि ये मैंने खुद बनाया, मैंने खुद लिखा है, तो दिस इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। ओके, इससे बचने के लिए हमेशा ओरिजिनल ऑथर्स को क्रेडिट दो। अगर असाइनमेंट में कोई कोट या आइडिया आप लिख रहे हो तो उसका सोर्स लाजमी मेंशन करो। सीधी सी बात है कि जिसकी मेहनत है उसको क्रेडिट अगर आप नहीं दे रहे तो ये अनएथिकल है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। ये बहुत ज़रूरी है बेटा। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस का मतलब है ऑनलाइन थ्रेट से खुद को बचाने के तरीके समझना और उन पर अमल करना, ठीक है। जैसे वायरस हो गया, हैकिंग हो गई या डाटा लीकेज है। अगर आप अवेयर हैं तो आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखेंगे, सस्पिशियस लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे और अपना डाटा इस तरह से सेफ रखेंगे, ठीक है। तो समरी हमारे पास स्लाइड की ये हुई कि कॉपीराइट की हमने रिस्पेक्ट करनी है, प्लेजरिज्म से बचना है और साइबर सेफ भी रहना है। साइबर सेफ तभी रह सकते हैं जब हमें अवेयरनेस होती है, ठीक है। फिर आते हैं कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की। इसका मतलब क्या है? कहते हैं कि कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है दूसरों के साथ मिलकर काम करना ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो और कॉमन गोल्स अचीव हो जाएं, ठीक है। अब इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं हमारे पास दो टाइप्स बताई गई हैं कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की। पहली टाइप है ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन। ह्यूमन मतलब इंसान एंड मशीन मिलकर काम करते हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं। अब वो कैसे काम करते हैं? बाय यूजिंग टूल्स। टूल्स की मदद से कैसे? सॉफ्टवेयर और डिजिटल टूल्स को यूज़ करें। जैसे एग्जांपल है, अगर आप ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो डाटा एनालाइज करने के लिए एक्सेल या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप कोई डाटा लिख रहे हैं, कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप क्या हैं? ह्यूमन है। और आप जिस टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक मशीन है। सो आप एक गोल अचीव कर रहे हैं, ठीक है। वो जो टूल आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको एक डॉक्यूमेंट करके दे रहा है और आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके कर रहे हैं। तो कॉमन गोल हो गया ना दोनों का। लेकिन यहाँ पर कोलैबोरेशन किस किस की है? ह्यूमन एंड मशीन की, ठीक है। पहला तो हो गया यूजिंग टूल, दूसरा है कंबाइनिंग स्किल्स। अपने ह्यूमन जजमेंट को मशीन के साथ आपने मिक्स करना है, इसको कंबाइनिंग स्किल कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, डाटा एनालिसिस टूल से डाटा देखो, फिर फाइनल डिसीजन से अपने दिमाग से ले लो। मशीन डाटा देती है, डिसीजन इंसान लेता है, सिंपल। सो दोनों चीज़ें कंबाइन हुई, अपनी कंबाइंड स्किल से, मशीन की और आपकी स्किल से आपने एक बेटर रिजल्ट जो है वो निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद आगे आता है हमारे पास टीम वर्क एंड नॉलेज शेयरिंग। टीम वर्क एंड नॉलेज शेयरिंग ये प्योर ह्यूमन वाला हिस्सा है। जैसे कि टीम वर्क देखिए ना, टीम वर्क एंड नॉलेज इन्वॉल्व्स कोलैबोरेटिंग विद अदर्स एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। अब इसमें हमारे पास पहली चीज़ आती है ग्रुप प्रोजेक्ट्स की। असाइनमेंट पे सब मिलकर काम करो, हर बंदा अपनी एक्सपर्टीज़ दे। एग्जांपल जैसे कि साइंस का कोई प्रोजेक्ट है, उसमें सब अपनी रिसर्च शेयर करेंगे ताकि असाइनमेंट जल्दी कंप्लीट हो। सो ये आके आपका ग्रुप प्रोजेक्ट आ जाता है। उसके बाद शेयरिंग इंसाइट आ जाता है। इंसाइट्स कहते हैं कि अपने पीयर्स के साथ आइडियाज़ एक्सचेंज करो, स्टडी ग्रुप्स बनाओ। इससे आपका जो सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रॉडन होता है। बेटा देखो ना, जब आप डिस्कशन करते हैं तो कुछ पॉइंट होते हैं जो आपके स्किप होते हैं। जब आप अपने पीयर के साथ डिस्कशन करते हैं तो कुछ आइडियाज़, कुछ कॉन्सेप्ट्स उसके माइंड में होते हैं। तो जब आप आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, कोलैबोरेशन होती है, तो ये आइडियाज़ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं, शेयर होते हैं और इससे भी आप जो है आपके नॉलेज में भी इजाफा होता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो आपने याद रखना है कि अकेला मशीन या अकेला इंसान ही काम नहीं करते, बल्कि जब ये दोनों मिलते हैं तो टीम बन जाती है और टीम वर्क ऑलवेज गिव यू द बेटर रिजल्ट्स, ठीक है जी। सो अभी आते हैं जी क्रिएटिंग एक्सेसिबल डिजिटल कंटेंट पर। एक्सेसिबल डिजिटल कंटेंट का जो मतलब है वो ये है कि ऐसा कंटेंट डिज़ाइन करना जो हर कोई यूज़ कर सके, इंक्लूडिंग लोग जिन्हें कोई डिसेबिलिटी हो, ठीक है। तो ऐसे लोग भी अगर आपका डाटा आसानी से यूज़ कर रहे हैं
तो मतलब कि आपने एक्सेसिबल डिजिटल कंटेंट क्रिएट किया है। मतलब कि हमारा कंटेंट सिर्फ सबके लिए हो, कोई एक्सक्लूड ना हो, कोई बंदा उससे ना रह जाए। अब इसको समझने के लिए इसको दो हिस्सों में समझते हैं हम। पहला हिस्सा है डिज़ाइन फॉर एक्सेसिबिलिटी। ठीक है। डिजिटल कंटेंट को सबके लिए सबके लिए जो यूजेबल बनाने के लिए दो बातें ज़रूरी हैं। सबसे पहला बात जो आती है वो आती है जी रीडेबल फॉन्ट्स। क्लियर और लार्ज फॉन्ट्स यूज़ करो जो इजीली पढ़े जा सकें। एग्जाम्पल है जैसे एरियल या टाइम न्यू रोमन यूज़ करो। फैंसी और डेकोरेटिव फॉन्ट से बचो। ठीक है बेटा, देखिए ना, अगर कोई फैंसी और डेकोरेटिव सा फॉन्ट होगा, फॉन्ट मतलब लिखाई है जो डिजिटली की जाती है, जैसे स्लाइड पर लिखा हुआ है, तो ये जो वर्ड्स नज़र आ रहे हैं ये डिजिटल इसको फॉन्ट कहते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैंने कोई फैंसी या डेकोरेटिव फॉन्ट यूज़ किए होते तो क्या वो आपकी समझ में आते? नहीं आते ना। सो ये एक इशू आता है। दूसरा आता है जी अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर इमेजेस। इमेजेस के लिए डिस्क्रिप्टिव लिखो, क्योंकि जो विजुअली इम्पेयर्ड यूज़र जो स्क्रीन रीडर यूज़ करते हैं वो इमेज का मतलब समझ सकें। मतलब कि अगर रिपोर्ट में आप चार्ट्स बना देते हो तो उसके नीचे लिख दो कि चार्ट क्या शो कर रहा है। जब आप उसकी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं तो फिर वो आसानी से समझ आ जाता है। मतलब कि जो लोग नहीं इमेज को विजुअली उसको पढ़ सकते, वो फिर क्या करते हैं, उस टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं ताकि उनके लिए भी वो रीडेबल हो और उनकी भी एक्सेस हो। ठीक है। उसके बाद दूसरा हिस्सा हमारा आता है यूज़र फीडबैक। कंटेंट बनाने के बाद यूज़र से राय लेना बेटा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। इसी से आप ग्रो करते हैं। सो अपने ग्रो के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब यूज़र फीडबैक कैसे लिया जाता है, इसके दो तरीके हैं। पहला हमारे पास आता है सर्वेज एंड फॉर्म्स। वेबसाइट बनाने के बाद यूज़र से आप पूछें कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनकी सजेशंस पे से आप इम्प्रूव करते हैं ना। जैसे आप लोग देखें ना, व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो अगर आपने कॉल की है, ठीक है, तो कॉल कटने के बाद आपको एक पेज सा आ जाएगा, चार्ट आ जाएगा, जिस पे वो आपसे पूछेगा दैट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट द कॉल। तो आप उसको रेट करते हैं अपने हिसाब से। अब ये जो आप से वो मांगा जा रहा है ये फीडबैक है। उसका रीज़न क्या होता है कि अगर आप उसके बारे में कोई शिकायत, कोई कंप्लेन करते हो, तो जो बैकएंड है पे बैठे हैं प्रोग्रामर्स, वो आपकी फीडबैक की मदद से उस प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। इम्प्रूव करते हैं ताकि जो है वो एक्सेसिबल हो। उसके बाद आगे आते हैं जी डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन है जैसे क्लासमेट से डायरेक्ट पूछो कि आपकी जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो कैसी लगी है, उनका फीडबैक लो ताकि जो उनके मुताबिक जो है ना वो आप कंटेंट बेहतर बना सको। सो जैसे लेक्चर के एंड पर आपसे पूछा जाता है कि आपको समझ आई है, आपका क्या फीडबैक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। और बेटा अब आखिर में देखें, यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉ की बात की गई है। देखो, जब पाकिस्तान 2020 में पाकिस्तान ने एक बिल जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था, और इस बिल का नाम था पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। ठीक है। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये है कि सिटीजन का डाटा प्रोटेक्ट करना और प्राइवेसी इंश्योर करना। इस बिल के मुताबिक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपका पर्सनल डाटा कलेक्ट करने से पहले आपसे एक्सप्लिसिट कंसेंट यानी कि इजाज़त लेगा, और डाटा को सिक्योर रखना उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो डाटा सिक्योर नहीं करेगा तो आप उसको सू कर सकते हैं। ठीक है। तो समरी इसकी है कि कंटेंट सबके लिए बनाओ और डाटा की प्राइवेसी के कानून को याद रखो। सो बेटा, ये था हमारा चैप्टर नंबर 7, लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स। तो लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। बेटा, इस चैप्टर के अंदर हमने ये चीज़ें देखी कि इसको जब समराइज़ करें तो आप लोग ये बात याद रखो कि ऑनलाइन दुनिया रियल दुनिया ही है। ठीक है। यहाँ भी वही कानून और अखलाक फॉलो होते हैं जो आपकी रियल लाइफ में फॉलो होते हैं। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल, एथिकल और सेफ डिजिटल सिटीजन बन जाएं ना,
तो आप टेक्नोलॉजी को अपने और सोसाइटी के फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है? और अगर किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग बिला झिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच और मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।